नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे शनि और केतु की युति के बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो में मैंने आपसे शनि और केतु की युति के कुंडली के प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक के परिणामों के बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे के भावों में, उससे आगे के घरों में यदि शनि और केतु की युति बनती है तो उसके परिणामों के बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं कुंडली में बनने वाले शनि और केतु की युति के प्रभावों के बारे में। मैं आपको प्रथम भाव यानी लग्न भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक शनि और केतु की बनने वाली युति के प्रभावों के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको 4 अन्य घरों के बारे में यानी कि पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक के शनि और केतु की युति के परिणामों के बारे में बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। मैं अलग अलग कुंडली के भावों के बारे में अलग से भी वीडियो बनाती रहती हूं और डालती रहती हूं, लेकिन आज मैं जो चर्चा कर रही हूं, आज मैं अलग अलग भावों में शनि और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रही हूं। तो यदि हम पंचम भाव की बात करें तो जब शनि और केतु की युति पंचम भाव में बनती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पंचम भाव किससे संबंधित होता है। पंचम भाव हमारी कुंडली का 5वां घर मुख्य रूप से हमारी शिक्षा से संबंधित होता है, हमारी एजुकेशन से संबंधित होता है। हम किस प्रकार की शिक्षा लेंगे यह हमारे पंचम भाव से पता चलता है। इसके साथ ही हमारी कुंडली का 5वां घर हमारी संतान से भी संबंधित होता है, यानी हमारी कैसी संतान होगी, संतान की कैसी स्थिति रहेगी, संतान का कैसा स्वास्थ्य रहेगा या संतान से हमारे कैसे संबंध रहेंगे, यह सब भी हमें 5वें घर से ही पता चलता है। तो जब भी शनि और केतु की युति हमारी कुंडली के पंचम भाव पर बनती है यानी कि 5वें घर में बनती है, तब अवश्य ही इसका प्रभाव हमारी शिक्षा और हमारी संतान पर अवश्य पड़ता है। जब शनि और केतु की युति हमारे 5वें घर में बनती है तब देखा जाता है कि अक्सर व्यक्ति को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बहुत अधिक बाधाएं आती हैं। कभी तो स्वास्थ्य के कारण, कभी किसी कारण से ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बीच में जरूर एक बार रुक जाती है। मैंने देखा है कि यदि शनि और केतु की युति पंचम भाव में बनी हो और मान लीजिए शनि या केतु की महादशा या अंतरदशा उस दौरान आ गई जबकि व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो अवश्य ही उसकी शिक्षा बीच में रुक जाती है या वह अपनी शिक्षा पूरी तरह से ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। शिक्षा प्राप्त करने में उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि पंचम स्थान पर बैठे हुए शनि और केतु यदि अच्छी स्थिति में हैं तो एक टेक्निकल शिक्षा की ओर हमें इंगित करते हैं, यानी कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग या टेक्निकल शिक्षा को ले सकता है और केतु होने पर कभी कभी मेडिकल शिक्षा या सर्जरी से संबंधित व्यवसाय में भी ले जाता है। लेकिन फिर भी यदि उनकी स्थिति सही ना हो, शनि अच्छी स्थिति में ना हो और उनकी दशा शिक्षा के टाइम पर आ जाए तो अवश्य ही व्यक्ति को शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उस व्यक्ति की पढ़ाई बीच में अक्सर रुक भी जाती है। इसी तरह यदि संतान की बात करें
तो कई बार शनि और केतु की युति संतान का अभाव देती है, या संतान बहुत अधिक देरी से होती है, या संतान का पूरा सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि पंचमेश की क्या स्थिति है, पंचमेश कहां पर बैठे हुए हैं, पंचमेश बली है या नहीं है, या और अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर कैसी पड़ रही है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब तो संतान प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है और पंचमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है और शनि और केतु की युति पंचम भाव पर बनी हुई है, तो जरूर ही संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं या संतान सुख का अभाव रहता है। तो यह तो हुई पंचम स्थान पर शनि और केतु की युति की बात। और ये भी मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूं कि चाहे आप किसी भी युति की बात करें, चाहे आप किसी भी योग की बात करें, अवश्य ही हमें अन्य ग्रहों पर भी विचार करना होता है, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी देखनी होती हैं और अपनी दशाओं और अंतरदशाओं का भी हमको अवश्य ही विचार करना होता है। तभी हम कुंडली का एक सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तभी हम पूरा विश्लेषण कुंडली का कर सकते हैं कि सभी ग्रहों की स्थिति देखकर हम बता सकते हैं कि किस समय पर क्या काम होगा, व्यक्ति का संपूर्ण होगा। तो ये तो बात हुई पंचम भाव की। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। छठा घर जो कि हमारे शत्रु, हमारी बीमारी और हमारे कर्जे को दिखाता है। षष्ठम भाव को रोग रिपु ऋण के नाम से भी जाना जाता है। 3 र यानी कि रोग हमारी बीमारी, रिपु हमारा शत्रु और ऋण हमारा कर्जा। यानी कि आप यह समझ ही गए होंगे कि यह कोई एक सकारात्मक घर नहीं है, यह एक निगेटिव हाउस है। छठा घर जो है एक निगेटिव हाउस है जो कि हमें कुछ गलत चीजों के बारे में बताता है। और अवश्य ही शनि और केतु की युति यदि छठे घर में बनती है तो इन सभी चीजों में एक स्थायित्व, एक परमानेंसी हमें कई बार दे देती है। अक्सर हमें या तो लंबी बीमारियां घेरे रहती हैं, या हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है, या फिर हमारे शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और ऐसा तब अवश्य होता है जब भी कभी हमारे जीवन काल में शनि और केतु की दशाएं आ जाती हैं। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति शनि और केतु की दशा में या तो अवश्य ही कर्जे में फंसा रहता है, या उसका शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, या वह किसी दीर्घकालीन रोग से रोगी रहता है। अब यह कैसे पता चलेगा कि उसको किस तरह की परेशानी अपनी जिंदगी में आने वाली है। यदि रोग से संबंधित परेशानी है तो हमें उसके लग्नेश पर भी विचार करना होगा। यदि लग्नेश ठीक है, षष्ठेश भी ठीक स्थिति में है, तो हो सकता है रोग अधिक परेशान ना करे। और यदि धनेश अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है ऋण अधिक ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी यहां पर शनि और केतु की जो युति है वह अवश्य देती है। तो इसीलिए हमें यह देखना होगा कि यदि पैसे से संबंधित परेशानी है, यदि व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, तो उसको अपने धनेश की भी स्थिति अवश्य देखनी होगी। आय के घर के स्वामी की भी स्थिति अवश्य देखनी होगी। उसको संचित धन की भी स्थिति अवश्य देखनी होगी। द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अधिक जरूरी हो जाएगी। और यदि किसी रोग से वह व्यक्ति ग्रस्त होता है तो अवश्य ही उसको लग्नेश की भी स्थिति देखनी होगी। हाँ, यह छठा घर जो है शत्रुओं की संख्या में अवश्य वृद्धि करता है, लेकिन फिर भी शत्रु ज्यादा लंबे समय तक व्यक्ति के सामने ज्यादा टिक नहीं पाते और व्यक्ति का बहुत अधिक कुछ बिगाड़ नहीं पाते। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने रोगों पर, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल अवश्य रहता है। क्योंकि शनि की युति यहां पर कहीं ना कहीं, शनि और केतु की युति यहां पर कहीं ना कहीं शत्रुओं को परेशान करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए भी समर्थ होती है। तो यह तो बात हुई हमारे छठे घर में शनि और केतु की युति के बारे में। अब आते हैं हमारे सप्तम भाव पर। हमारी कुंडली का सप्तम भाव जो कि हमारे विवाह से संबंधित होता है, हमारे वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है, हमारे पार्टनरशिप से संबंधित होता है, पार्टनरशिप के बिजनेस से संबंधित होता है।
यदि यहाँ पर शनि और केतु की युति बनी होती है तो अवश्य ही यह वैवाहिक जीवन, विवाह या पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता, या पार्टनरशिप के किसी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सप्तम भाव में शनि और केतु या तो विवाह में देरी कराते हैं या कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में दूरियां पैदा करते हैं। केतु वैसे भी एक अलगाववादी ग्रह है जो कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ कुछ ना कुछ अलगाव, कुछ ना कुछ सेपरेशन की परिस्थितियां अवश्य ही पैदा करता है। और विशेष रूप से तब जबकि केतु की दशा चल रही होती है। इसी प्रकार से शनि यहाँ पर बैठकर विवाह में बहुत अधिक देरी कराता है या कई बार विवाह सफल नहीं होने देता। इसीलिए सप्तम भाव में शनि और केतु की युति ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती और यह यहाँ पर जरूर ही वैवाहिक सुख में कमी करती है। और ऐसे व्यक्ति को जिसके सप्तम भाव में शनि और केतु की युति बनी होती है, उसको कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप के बिजनेस से उसको अवश्य ही बचना चाहिए, नहीं तो उसको नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। और वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, इसके लिए हमें सप्तमेश की स्थिति भी देखनी होती है। इसके साथ ही नवमांश कुंडली का अध्ययन करके भी हम देख सकते हैं कि वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि और केतु की युति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यदि आपने कुंडली मिलान कर लिया और आपके पार्टनर की कुंडली सही है, लाइफ पार्टनर की कुंडली मान लीजिए सही है, तो हो सकता है कि आपकी शादी चल जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेंशन लाइफ में जरूर बनी रहती है। तो ये तो बात हुई सप्तम भाव की। अब आते हैं अष्टम भाव पर, यानी 8वें घर पर। 8वां घर जो कि हमारी मृत्यु का भाव माना जाता है, हमारी आयु का घर माना जाता है। इसके साथ ही यह भाव हमारे धर्म के प्रति रुझान और हमारे रिसर्च का भी माना जाता है। शनि और केतु की युति यदि 8वें घर में बनी होती है तो यह हमें लंबी आयु तो देती है, लेकिन कभी कभी आकस्मिक दुर्घटनाओं की ओर भी इंडिकेट करती है, क्योंकि 8वां घर हमारे जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं को भी दर्शाता है। और अक्सर 8वें घर में बैठा हुआ केतु अपनी दशा में दुर्घटनाएं जरूर करवाता है। इसके साथ ही अष्टम भाव रिसर्च का माना जाता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में अष्टम भाव में केतु होता है या शनि और केतु की युति बनी होती है, वह व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में अवश्य ही कुछ अच्छा करते हैं। एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, कोई अच्छा शोध कर सकते हैं, किसी शोध संस्थान में कार्य कर सकते हैं। इसलिए रिसर्च के लिए यहाँ पर शनि और केतु की युति अच्छी मानी जाती है। यह घर क्योंकि मृत्यु का है, क्योंकि आयु का है, इसलिए यह घर हमें अलगाव की तरफ भी ले जाता है। अलगाव मीनिंग जिंदगी से अलगाव, यानी कभी कभी शनि और केतु की युति यहाँ पर बैठकर हमें सांसारिक मोह माया से दूर करने का कार्य भी करती है। और अपनी दशा में व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि इन सांसारिक सुखों से उसको बाहर निकल जाना चाहिए और धार्मिक रास्ते पर चल देना चाहिए। और यदि ऐसा व्यक्ति धार्मिक रास्ते पर, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो अवश्य ही शनि और केतु की दशा में उसको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से यदि देखा जाए तो शनि और केतु की युति अष्टम भाव में बैठकर आपके रिसर्च के क्षेत्र को बढ़ाती है और साथ ही आपको धार्मिक गतिविधियों की तरफ लेकर जाती है और भगवान की ओर अग्रसर करने को प्रेरित करती है। वैसे यहाँ पर बैठा हुआ शनि, अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि आपकी लंबी आयु की ओर इंडिकेट करता है, यानी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं होती रहें, लेकिन फिर भी आपकी आयु लंबी हो। तो आज आपने जाना कि किस प्रकार से शनि और केतु की युति पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक हमें किस प्रकार के परिणाम देती है और किस तरह के रिजल्ट्स
इसकी युति के हमें देखने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही हमें कुंडली के और ग्रहों का भी अध्ययन करना पड़ता है और यह देखना जरूरी होता है कि सारे ग्रहों की स्थिति कैसी है, तभी हम एक अच्छी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आशा करती हूं कि मेरे इतने विश्लेषण से आप अवश्य ही शनि और केतु की युति के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। यदि आपको भी अपनी कुंडली से संबंधित कोई समस्या आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आशा करती हूं आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।